नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं यूपी पीईटी पर वीडियोज नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी समस्या है। लेकिन कल से हमारे वीडियोज जो है यूपी पीईटी पर करारा प्रहार करने के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितना मैं कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कल से मेरा वीडियो जाएगा, लगभग बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो हमारे तरफ से होगी, खास पैकेज जो आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज के कटिंग के रूप में आपके सामने जाएंगे। और आज हम जो है भविष्य के भावी शिक्षकों के जो सवाल आए थे हमारे पास, उन सवालों को एकत्रित करके आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और उन सवालों का जवाब हम सार्वजनिक कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नितिन उपाध्याय 817 इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा, आप लगातार हमसे कॉल करने के लिए प्रेशर न बनाइए, क्योंकि मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा। एज थोड़ी सी हमें समस्या होगी अगर मैं कॉल करता हूं कहीं पर। और आप अगर मैसेज करते हैं तो मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देता हूं और हर एक के मैसेज का रिप्लाई करता हूं। यही मेरे चैनल की खासियत है। जितने भी लोग मैसेज करते हैं उनका रिप्लाई, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो, मैं करता हूं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे करते हैं तब भी मैं करता हूं। और जो मेरा ईमेल आईडी है nisantgyan2001@gmail.com, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। आइए चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। और आपके सवालों को जवाब देने के दरमियान एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सहायक अध्यापक की फाइनल मेरिट कैसे लगती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियोज़ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके ज्ञान की बातें जो होगी, ज्ञानवर्धक बातें ज़्यादा इसमें कही जाएंगी। यहाँ पर ज्ञान की बातें ज़्यादा होंगी, इसके लिए वीडियोज़ को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आप कुछ लोग फॉर्म भर चुके हैं और फॉर्म भरने में अगर आपने गलती कर दिया है तो कौन सी गलती क्षम्य होगी। मित्रों, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने माता का नाम, पिता का नाम, ऐसी कुछ चीज़ें गलत की हैं तो वो चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, कौन सी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, अगर आपने गलती कर दिया वहाँ पर तो बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। केवल है आपका प्राप्त आपके अंक। ठीक है, जो आपने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में अंक पाया है, अगर आप अंक भरने में समस्या कर दिए हैं तो आपका फाइनल जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा। इसमें कोई भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अंक आपका दिक्कत है तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर अंक, यहाँ भी दो चांस है, अगर आपने अंक को ज़्यादा कर दिया है, आप 420 नंबर हाई स्कूल में पाए हैं और उसे 422 नंबर कर दिए हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 420 से 419 कर दिए हैं तो शपथ पत्र लगा करके काम चल जाएगा। ठीक है, आपने अंक को कम कर दिया है तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कर दिया है तो फ्रॉड कर दिया है तो अब आपका नहीं चलेगा। सीरियल नंबर, मार्कशीट नंबर, यहाँ पे अगर आपने गलती कर दिया है तो मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूँगा, आप बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई समस्या नहीं होगी। शपथ पत्र लगा करके काम चल जाता है। आगे हम जब आगे की प्रोसेस बताएंगे, आप लगातार जुड़े रहेंगे। आगे का जब प्रोसेस बताएंगे कि शपथ पत्र कैसे बनवाया जाएगा और किस तरीके से आपका कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप कागजी रूप में कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बात बताएंगे। लेकिन आप अगर अंक भरने में गलती कर दिए हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट माना जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं हम दोबारा से फॉर्म भरते, तो मित्रों आप ये गलती ना करिएगा। दोबारा से फॉर्म भरने के लिए अगर आपका आपने यहाँ पे गलती कर दिया है, अंक में गलती कर दिया है, तो दोबारा से आप रिस्क ले सकते हैं फॉर्म भरने का। लेकिन अगर आपने छोटी मोटी गलती किया है, माता पिता अपने नाम में या विद्यालय के नाम डालने में गलती कर दिया, तो उससे कोई समस्या नहीं लेनी है। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन अगर आपने अंक डालने में गलती कर दिया है तो एक बार फॉर्म और डाल दीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा, पहले भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका छोटी मोटी गलती चल जाएगी लेकिन अंक वाली गलती नहीं चलेगी। ठीक, चलिए आगे। कुछ लोग क्या, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा, भैया डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आज 3 तारीख हो चुका है, 3 अगस्त है, 10 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। एक हफ्ता और बचा हुआ है, क्या ये डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कुछ मित्रों ने हमसे यह भी लगातार कह रहे हैं कि भैया पास्ट में, जैसे कि पिछले डीएलएड जो फॉर्म भरा जाता है उसका एक ही जो तकाजा रहा है वह यह है कि यह डेट जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया है, जो आवेदन तिथि है। तो क्या इस बार आवेदन तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। तो मित्रों, कई जगह पे जो है जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हो संपादित हो चुकी हैं, कई जगह पर फाइनल ईयर की परीक्षाएं संपादित होने ही वाली हैं, और कई जगह पर रिजल्ट 2-4 दिन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अभी जो एक आंकड़ा निकल कर के सामने आया है, मुझे जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में मैं बता दूँ। अभी तक लगभग 90,000, कितने 90,000
ठीक है, 90,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अभी तक 90,000 लोगों ने आवेदन अप्लाई कर दिया है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो आवेदन तिथि 100% आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो डीएलएड में डीएलएड में जो सीटों की संख्या है वो 2,30,000 से ऊपर है। अगर 90,000 लोगों ने ऑनलाइन किया है तो मान के चलिएगा इसमें से 20-25,000 लोग डीएलएड नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने इस वजह से ऑनलाइन किया है, अगर उन्हें सरकारी कॉलेज मिलता है तभी वह करेंगे, वरना वो सरकारी कॉलेज चाहे बीएड में मिले चाहे डीएलएड में मिले वही सरकारी कॉलेज से करने वाले हैं। ठीक है, और 2,30,000 सीटें हैं, 90,000 अभी फॉर्म ही भरे गए हैं, तो लगभग 50,000 लोग यहाँ पे डीएलएड करेंगे, 50 से 60,000 लोग, 20-25,000 लोग बाहर रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि 100% अब डेट आगे बढ़ने की पूरी चांसेज। ठीक है, आप इस पर अब लगातार कमेंट मत करिएगा, अगर डेट नहीं आगे बढ़ती है तो मैंने उसका भी एक प्रोसेस आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट क्या करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट जो डीएलएड का कोर्स आया है हमारे उत्तर प्रदेश में, यह आप नहीं कर सकते हैं। बार बार आप बिहार के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, आप बंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो इस तरीके के कमेंट मत करिएगा। एक मित्र ने हमसे पूछा भैया हमारा जो आधार कार्ड पे डाटा लिखा गया वो बंबई का है और हम मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं? जी, आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समस्या आगे उत्पन्न होगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने महाराष्ट्र से चीज़ें सब कुछ की हैं तो महाराष्ट्र से ही आप कुछ न कुछ करने का प्रयास करिए, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं आपके लिए कम बनेंगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही यह प्रशिक्षण कर सकते हैं और बाकी बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश का मूल जो अभिलेखीय जांच होता है उसमें आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरने का अगला प्रोसेस क्या होगा? सबसे ज़्यादा मित्रों ने यही पूछा भैया मैंने फॉर्म डाल दिया है, अब क्या डायरेक्ट हमारी काउंसलिंग होगी? तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर्म भरने का जो अगला प्रोसेस होगा वो आपकी सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो आपका स्टेट रैंक आएगा। क्या आएगा? स्टेट रैंक आएगी। ठीक है, स्टेट रैंक आएगी, उसके अनुसार आपको जो है स्टेट रैंक आएगी, स्टेट रैंक के अनुसार आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। उस काउंसलिंग में जिस स्टेट में आप मतलब कि जैसा आपका रैंक रहेगा उसी अनुसार, जैसे आपका रैंक 1 लाख के ऊपर चला गया तो आपको फाइनली आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना नहीं है। ठीक है, अगर आप 20-25 हज़ार तक हैं, 20-25 हज़ार तक आपकी स्टेट रैंक आती है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आप अब काउंसलिंग के समय रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख के ऊपर चले गए हैं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्टेट रैंक आएगी। स्टेट रैंक आती है जिसमें आपका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का नंबर होता है, जो उत्तर प्रदेश में टॉप किया रहेगा मेरिट में, उसका आएगा नंबर 1 पे। उसके बाद धीरे धीरे स्टेट रैंक आती है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो आप इसके बारे में सवाल मत करिएगा। ठीक, गैप हुआ तो क्या होगा मित्रों? कुछ लोगों ने कहा मैं 10वीं 12वीं कभी किया हूँ, ग्रेजुएशन 2 साल बाद किया हूँ, अभी ग्रेजुएशन करने के 3 साल बाद मैं जो है डीएलएड करना चाहता हूं, क्या करना सही रहेगा? तो मित्रों गैप जो हुआ है उससे आप कोई समस्या नहीं होगी। 5 साल भी गैप हुआ है, 4 साल भी गैप हुआ है, तब भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों ने कहा भैया गैप सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा? अधिकांशतः जो गैप सर्टिफिकेट होता है वह नहीं लगता है, लेकिन अगर हर विद्यालय का अलग अलग प्रोसेस होता है। गैप सर्टिफिकेट अधिकांशतः प्रशिक्षण के कोर्स में नहीं लगता है, लेकिन अगर कुछ विद्यालय वाले मांगते हैं तो आप गैप सर्टिफिकेट वकील के माध्यम से बनवा के दे सकते हैं। उसमें जो है आपका जो है आर्थिक स्थिति दिखा करके बना दिया जाएगा कि फला व्यक्ति की, फला विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, इस वजह से ऐसा हुआ है, इतने दिन पढ़ाई से दूर रहे हैं, तो गैप सर्टिफिकेट का आप किसी भी वकील से बनवा सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो इंस्टीट्यूट है, अधिकांश जो महाविद्यालय हैं वो गैप सर्टिफिकेट की मांग नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने कहा भैया टीसी की मांग। मित्रों टीसी की मांग एडमिशन के समय आपको होता है। अगर आप जो है दूसरे विद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोला जाता है, उसकी मांग हो सकती है। अधिकांश विद्यालय लोग करते हैं टीसी की मांग, तो इसको लेकर के आप संतुष्ट रहिएगा कि जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा उस समय। मित्रों यह जो चैनल है आपके साथ या परिवार की भांति है, आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, मैं सब चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या एडमिशन के टाइम लगने वाला है। चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, गैप सर्टिफिकेट, टीसी, क्या क्या लगता है, सब कुछ बताया। ठीक, आगे बात करते हैं क्या बीएड की प्रवेश परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। मित्रों 6 तारीख को बीएड की प्रवेश परीक्षा है। बीएड के कैंडिडेट भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं वही भी बीएड के फॉर्म डाले हैं, और मेरे कहने पर ही कुछ लोगों ने बीएड का फॉर्म डाला है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे भैया बीएड की जो डेट है 6 तारीख को है, क्या 6 तारीख से आगे बढ़ेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि डेट आगे बढ़ाई जाए। अब डेट आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल शून्य लग रही है। और जो एडमिट कार्ड है मित्रों, अगर आपने एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड कर लिया है तो वही एडमिट कार्ड पुनः आपको डाउनलोड नहीं करना है, वही एडमिट कार्ड आपका काम चल जाएगा। ठीक है,
अगर आपने एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं किया था तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर लिया था तो वही एडमिट कार्ड आप ले सकते हैं, जाके परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 तारीख को आपकी परीक्षा है और बीएड जो करने वाले हैं वो 6 लाख स्टूडेंट, कितने 6 लाख स्टूडेंट जो है बीएड की प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं। तो 6 लाख में से हमें लगता है 5.5 लाख लोग पहुंचने भी वाले हैं बीएड की परीक्षा में। ठीक है, आगे बात करते हैं सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है। मित्रों, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में प्रशिक्षण में कोई भी अंतर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी कॉलेज में पढ़ने से क्या जल्दी नौकरी मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपकी डिग्री बिल्कुल बराबर होती है, चाहे आप चाहे जहां से करिए, बीएड आप चाहे जहां से करिए, डीएलएड आप चाहे जहां से करिए, अध्यापक आप सरकारी ही होंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर उगट्स है, आपके अंदर क्षमता है तो आप टीचर बनेंगे। अगर आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, आप सरकारी कॉलेज से करके आइए चाहे लंदन से करके आइए, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और आगे आने वाले उत्तर प्रदेश में योग्यता की मांग होने वाली है। ठीक है, तो योग्यता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। फाइनली हम बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक की फाइनल मेरिट कैसे लगती है। तो मित्रों, अगर आप लोग पढ़ाई लगातार जारी किए हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कुछ लोग समस्याग्रस्त हैं, कुछ लोगों की बेसिक खत्म हो गई है, उसके लिए हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। अभी तो नहीं प्रयास कर रहे हैं, अभी तो हम शुरू नहीं किए हैं, लेकिन आगे जो है आपका बेसिक मजबूत बनाने के लिए यह निशांत ज्ञान परिवार आपके साथ रहेगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सही स्थान पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं आगे न्यूज ही नहीं दूंगा। आपके शुरू से लेकर के, आप अगर पहले से जुड़े होंगे तो फॉर्म आने के पहले से लेकर के आपके शिक्षक बनने तक मैं आपके साथ रहूँगा। तो चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक की मेरिट कैसे बनती है उसके बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फाइनली सहायक अध्यापक की मेरिट कैसे बनती है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग सभी लोग हाई स्कूल पास होंगे। ठीक है, जब आपने हाई स्कूल में अगर 70% अंक पाया है, 30% के जो अंक होता है इसका 10% निकाला जाएगा, अर्थात 70 का 10% कितना होगा, वो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसे तो आप समझ रहे हैं। हाई स्कूल में अगर आपने 70% अंक आया, जो फाइनल आपकी मेरिट लगेगी वो जो है 10% इसका जोड़ लिया जाएगा, अर्थात 7 अंक आपका फाइनल में जुड़ेगा। 12वीं में आप अगर 70% अंक पाए हैं तो इसका भी 10% जोड़ लिया जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 12वीं में 7% हो गया, हाई स्कूल में भी 7%, 10-10%। उसके बाद आपने बीए बीकॉम ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसका भी 10% जोड़ा जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख देता हूँ। ग्रेजुएशन में भी अगर आपने 7% अंक पाया है तो यहाँ भी आपका 10% जुड़ जाएगा, अर्थात 7 अंक यहाँ भी जुड़ जाएगा। हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, परसेंटेज का परसेंट जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का 10%, ग्रेजुएशन तक हो गया। उसके बाद आप बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं, जो भी आप करेंगे, अगर आप बीटीसी करते हैं तो अधिकांशतः आपकी जो मेरिट होती है वो ज़्यादा जाती है, 90 के ऊपर रहती है। अगर आप बीएड करते हैं तो अधिकांशतः मेरिट 80 तक, बहुत ज़्यादा 80 के ऊपर आती है, 75 के ऊपर, 80 के बीच में ही आप रहेंगे। अगर आप मान लीजिए आपने बीटीसी किया और आपने 90% अंक पाया तो इसका भी 10% जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 10%, मतलब 9 अंक। ठीक है, हाई स्कूल के परसेंटेज का 10%, इंटर के परसेंटेज का 10%, ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 10% और बीटीसी के परसेंटेज का 10%, सबका 10-10% जोड़ा जाएगा। उसके बाद एक परीक्षा होती है जिसे आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, टीईटी। ये जो टीईटी होता है 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें से जनरल के कैंडिडेट को 90 नंबर पाना होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 90 नंबर जनरल के कैंडिडेट को पाना होता है। ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को 82 नंबर पाना होता है। अगर आप 90 नंबर जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप पास हैं, 82 नंबर ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं तो आप पास है, कोई भी समस्या नहीं है। यह केवल क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होती है, टीईटी। सभी लोग अगर 82 नंबर आप पाते हैं तो आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आप पास हो जाएंगे। 90 नंबर आप पाते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। इसका नंबर जो है फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। जो आपकी सुपर टेट का एग्जाम होता है, जिसे सुपर टेट बोला जाता है, जो लिखित परीक्षा अभी 68,000 69,000 से शुरू हुई है, इसमें आप जितना नंबर पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितना नंबर पाएंगे, जैसे आपने 150 में 90 अंक प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, 150 में 90 अंक। ठीक है, इसमें क्या होता है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा। सुपर टेट में अभी जो पिछले भर्ती की प्रक्रिया रही है उसमें 60 और 65% का कट ऑफ बनाया गया है। अब कट ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप 65% अंक पाए हैं तभी जाकर के आप पास माने जाएंगे, लेकिन आपकी नौकरी लगी है या निश्चित नहीं है। अगर आप 60% ओबीसी, एससी, एसटी है तो पास माने जाएंगे, नौकरी लगी है ये निश्चित नहीं है। आपको 60% पाना ही पाना है अगर आपको आगे की प्रक्रिया में भाग लेना है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 65% पाना ही पाना है अगर आप आगे वाली प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। तो एक कट ऑफ कहा जाता है, न्यूनतम इतना अंक आपको पाना है तभी आप आगे जाएंगे, इसे आप कट ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है,
जैसे मान के चलिएगा सुपर टेट की परीक्षा 150 नंबर की होती है और 150 में आपने 105 नंबर हासिल किया। कितना? 105 नंबर हासिल किया। अब 150 में जब आप 105 नंबर हासिल किए हैं, कितना? 150 में आप 105 नंबर हासिल किए हैं, तो यह जो आपका परसेंटेज बनेगा ये कितना बनेगा? 75% बनेगा। कितना बनेगा? 75% आप अंक हासिल किए हैं सुपर टेट में। ये जो 75% बनेगा, इस 75% का 60%, ध्यान रखिएगा, इस 75% का 60% जोड़ लिया जाएगा, इस 75% का 60%, ठीक है, जो होगा, जैसे 0 से 0 कट गया, 75 चौका 300 है, 75 चौका 300, 450 है ना, 5 दूनी 10, 5 15 75, 2 3 6, 15 3 45। अब जब आप 150 में 105 75% आप यहाँ हासिल किए हैं, तो 75% का जब आप 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 45% आएगा। ये जो 45% आपने अंक हासिल किया है, ये फाइनल गुणांक में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाई स्कूल के परसेंटेज का 10%, 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, यहाँ पे 10-10%। ठीक है, उसके बाद टीईटी क्वालिफाइड सुपर टेट के परसेंटेज का 60% जोड़ा जाएगा। अर्थात सुपर टेट अगर आपकी एकेडमिक मेरिट कम है तो आपको सुपर टेट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सुपर टेट में आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना इन लोगों से आगे निकल जाएगा जो एकेडमिक लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एकेडमिक कम है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको मेहनत करनी है, सुपर टेट में ज़्यादा नंबर ला देना है। जब आप सुपर टेट में ज़्यादा नंबर ला देंगे तो इनसे तो आगे चले जाएंगे तुरंत। तो आपकी फाइनल जो मेरिट बनी हो कितनी बनी है? 7 7 7 14, 14 7 21, 21 9 30। 30 में अब आपको टीईटी का तो जुड़ना नहीं है, 30 में अब आपको 45 जोड़ देना है। 30 में जब आप 45 जोड़ेंगे तो आपका 75%, ये आपका फाइनल मेरिट बनी है 75%। ठीक है, आप 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फाइनल गुणांक बना था इसी तरीके से बना था, और उसमें जो जनरल का मेरिट गया था वो गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 68%, मैं 68% डायरेक्टली लिखता हूँ, 68% गया था जनरल का गुणांक। ठीक है, और लगभग 66% के ऊपर गया था, 66 कुछ गया था ओबीसी का गुणांक, उससे थोड़ा सा कम गया था एससी का। तो आप मान के चलिएगा अगर आप इतना स्कोर कर ले जाते हैं 105 110 115, तो आपका एकेडमिक कम भी रहेगा तो भी आप मास्टर हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यूपी पीईटी के छात्रों के लिए मैं आप बताना चाहूँगा कि कल जो है एक वीडियो मैं दिन में देने का प्रयास करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के नज़रिए से मैं उसे देने का प्रयास करूंगा। मैं तो नहीं कर पाया कि लगातार आपके वीडियोज़ को देता रहूं, ये थोड़ा सा करने में मुझे समस्या हुई और नहीं कर पाया, लेकिन हाँ थोड़ी सी मैं आपका सहयोग जरूर कर दूंगा। ठीक है, जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी मैं उसे दूंगा, और आप अगर वीडियोज़ को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पेपर में कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाइएगा, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।